गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कृषि, पशुपालन एवं उद्योग को पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा कवर अप कर लिया और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर। तो हम लोग कला एवं संस्कृति से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो इससे रिलेटेड पहला टॉपिक क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़। तो आप आए दिन खबर में, अखबार में, सोशल मीडिया बहुत जगह देखते होंगे कि कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर किसी भी कारणवश अगर भगदड़ मच गया तो कितने भक्तों की, कितने लोगों की वहाँ पर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही खबर आया है बिहार के जहानाबाद ज़िले में, ठीक है, जहानाबाद ज़िले के मखदुमपुर में, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पर स्थित एक मंदिर है बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जहाँ पर भगदड़ मच जाने से कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, ठीक है। और यह घटना बताया जा रहा है कि कथित तौर पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जो आप देखते हैं ना, ये जो कांवड़िया जो होते हैं वो लोग जब अंदर प्रवेश द्वार पर घुस रहे होते हैं, तो उन्हीं के बारे में दिया गया कि जब वो प्रवेश द्वार के पास और फूल विक्रेताओं के बीच जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर जो कांवड़िया थे उनके और जो फूल विक्रेता, फूल बेचने वाले थे, उनके बीच में विवाद हो गया और उसी विवाद के कारण भगदड़ मच जाने से वहां पर लोगों की मौतें हो गई। और बताया जा रहा है कि भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन है जिसके परिणाम स्वरूप लोग प्रायः घायल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि किसी खतरे की आशंका, कई बार होता है ना, आपने सुना होगा कि कई बार अगर कुछ लोग कुछ तरह की अफवाहें भी फैला देते हैं कि मान लीजिए बहुत भीड़ है, वहां पर किसी ने कह दिया कि सांप या किसी भी तरह की ऐसी बातें अफवाह उड़ा दी, तो उससे भी वहां पर मौतें होती है भगदड़ मचने से। तो बताया जा रहा है किसी खतरे की आशंका या फिर भौतिक स्थान की हानि तथा किसी संतुष्टिदायक वस्तु को प्राप्त करने की सामूहिक इच्छा के कारण उत्पन्न होती है। तो इसके कई कारण हैं जिसके कारण भगदड़ वहाँ पर मचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक तरह से एक खबर थी, ठीक है। चलिए उसके बाद बताया जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को जीआई टैग, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उत्पादों को जीआई टैग देने की बात की जा रही है, जिसमें से आप देखिए बिहार राज्य कृषि विभाग भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी BAU के साथ मिलकर कम से कम देखिए 54 अलग अलग क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए ये जीआई जो है वो प्रमाण प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 54 अलग अलग क्षेत्र है और यहाँ से टोटल देख रहे हैं 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को क्या किया जाएगा, जीआई टैग देने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा बिहार राज्य कृषि विभाग जो है भागलपुर स्थित BAU के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि इस सहयोगात्मक प्रयास के तहत 5 प्रमुख विषयों पर अनुसंधान पहले ही उन्नत चरणों में है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चालू है जो हमने यहाँ पर अभी देखा, ठीक है। तो इसमें 5 उन्नत चरण में कौन कौन से उत्पाद हैं, तो लिट्टी चोखा बिहार का मुख्य व्यंजन। तो जो बिहार से है या जो बिहार से नहीं भी है वो सभी जानते हैं कि लिट्टी चोखा काफ़ी वहाँ पर प्रमुख है काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। उसके अलावा रोहतास से सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो लिट्टी चोखा तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रोहतास से कौन सा, सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर। उसके बाद पटना से सिंघाड़ा तथा दीघा से मालदा आम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे रोहतास से 2 चीज़ें हैं, सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर। तो ये 5 चीज़ें हैं जो चरण मतलब जो प्रक्रिया में है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जीआई टैग जो है वो जो सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सबसे ज़्यादा टैग वाले राज्य यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। माफ़ करिएगा। तो ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य। तो ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। बताया जा रहा है कि बिहार में जितने भी मंदिर हैं, मठ है या जो भी ट्रस्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ताकि देखिए ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी ऐसे धार्मिक ट्रस्ट है या जो भी मंदिर वगैरह है, तो उनकी जो अचल संपत्ति है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में भी, ऐसे भी आप जानते होंगे, चल और अचल संपत्ति 2 तरह की संपत्ति होती है।
ऐसे आप शॉर्ट में जान लीजिए। चल संपत्ति जिसको आप कह सकते हैं चला सकते हैं, जो चल सकती है मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पर लगा हुआ है, इट मीन्स कि जो चल सकती है, जैसे आभूषण हो गए, सोना चांदी हो गया, ये सारी चीज़ें चल संपत्ति। और अचल संपत्ति जो स्थित होती है एक ही जगह पर, फॉर एग्जाम्पल कोई ज़मीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अचल संपत्ति। तो इसलिए बताया जा रहा है जो मंदिर मठ वगैरह है, जो भी धार्मिक ट्रस्ट है, तो उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है यहाँ पर ये देना अनिवार्य हो गया है किसको, BSBRT को, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ। 2024 अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें जितने भी अपंजीकृत जो भी ऐसे मंदिर मठ और धार्मिक ट्रस्ट है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। और तथा क्योंकि उनकी अचल संपत्ति, ये ध्यान रखें, अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो किसको मिले, बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड यानी कि BSBRT को वहाँ पर प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम जो है वो 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों और ट्रस्टों और धर्मशालाओं को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिए। तो ऐसा ये इस एक्ट के तहत ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए और क्या बोला जा रहा है इसमें, बताया जा रहा है कि BSRBT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक डेटा दिया गया है। तो डेटा आपको नहीं जानना, बस एक झलक देख लीजिए कि राज्य में लगभग 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ है। तो मतलब ये सारे अनरजिस्टर्ड है और जिनके पास इतनी एकड़ भूमि है। तो देखिए भूमि यानी कि ज़मीन, इसकी बात हो रही है, अचल संपत्ति की बात हो रही है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि लगभग 2499 जो है वो जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ मंदिर है और उनके पास सामूहिक रूप से इतने एकड़ की ज़मीन, यहाँ पर इससे अधिक ज़मीन इनके पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर की बात यहाँ पर की जा रही है, जो अभी तैयार नहीं हुआ है, जो अभी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में चालू है। जून 2023 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और जो आप इसको एक झलक देख लीजिए, जुलाई 2024 में बिहार के कहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूर्वी चंपारण जिला, ठीक है। तो आपको पूछेगा सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो पूर्वी चंपारण में, जो कि विश्व का, ध्यान रखेंगे, फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ बिहार या सिर्फ भारत का नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा। और देख लीजिए ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि निर्माण का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो गया। तो दूसरा चरण शुरू हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इस 3 मंजिला मंदिर, मतलब ये समझ लीजिए ये 3 मंजिला, ठीक है, 3 तल्ला जिसको बोलते हैं, ठीक है, मंजिला समझते होंगे। तो 3 मंजिला मंदिर का ये निर्माण होगा और जिसकी प्रक्रिया जून 2023 में ही शुरू हो गई थी। और एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जून 2023 से ये शुरू हो गई है इसकी प्रक्रिया। कितने मंजिले की, तो 3 मंजिले की ये मंदिर होगी, ठीक है। चलिए इसकी कुछ मुख्य बिंदु पर नजर डाल देते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो विराट रामायण मंदिर है, तो देखिए विराट मतलब ही समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो विराट रामायण मंदिर जो है, तो अभी जो हाल फिलहाल में जो अयोध्या का राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर से भी ये 3 गुना क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंकड़ा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह, ठीक है, तो ये कितने की लागत है ये मत याद रखिएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में 33 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज सवाल बन सकते हैं या फिर माइट भी फैक्ट भी पूछ दे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस मंदिर के गर्भगृह में 33 फुट ऊंचा क्या होगा, शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और साथ ही साथ मंदिर परिसर में, जो पूरा मंदिर होगा, उस पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग देवताओं के लिए भी यहाँ पर गर्भगृह होंगे, यानी कि 22 गर्भगृह और होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बातें, ठीक है। और बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में प्लिंथ स्तर तक
आप लोग समझते होंगे। प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य शामिल होगा जो ज़मीनी स्तर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। तो खैर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताया जा रहा है जो तीसरा चरण होगा, तो तीसरे चरण में शिखरों का निर्माण तथा संपूर्ण मंदिर का अंतिम परिष्करण कार्य पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरे चरण की बात यहाँ पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि इस मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, ठीक है। शिखर समझते हैं जो एकदम टॉप में होता है, तो 12 शिखर होंगे, जिसमें से मुख्य शिखर जो है वो 270 फीट ऊंचा होगा। तो आप एक अनुमान लगाइए कि सचमुच जैसा इसका नाम मतलब विराट रामायण मंदिर, सच में ये विराट कितना होगा, ठीक है। तो 270 फीट ऊंचा होगा जो मुख्य शिखर होगा। और साथ ही साथ जो इस मंदिर की जो वास्तुकला होगी वो किस पर आधारित होगी, तो कंबोडिया के अंकोर वाट। तो आप जाकर नेट पर सर्च करिएगा कि इनका जो वास्तुकला है वो किस तरह का है। तो ये किस तरह, कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरै के मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर से प्राप्त है। तो ये 3 नाम भी ध्यान रखेंगे। कंबोडिया के अंकोर वाट बहुत फेमस है ये भी, तमिलनाडु का रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरै के मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर। तो खैर ये तीनों नाम बहुत फेमस है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है केसरिया स्तूप का मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया, ठीक है। तो केसरिया स्तूप का बताया जा रहा मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया। तो यहाँ पर कैफेटेरिया बनाए जाने की बात की जा रही, जिसका शिलान्यास किया गया ताकि जो पर्यटक है उनको क्या हो, ठहरने में यहाँ पर सुविधा हो। तो बेसिक बात यहाँ पर यह है। तो बताया जा रहा 12 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, केसरिया स्तूप की कहाँ की ये बात की जा रही है, पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो पूर्वी चंपारण के केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का फीता काटकर उद्घाटन किया एवं केसरिया प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास के कार्यों का शिलान्यास किया। तो देखिए ये आप ध्यान रखेंगे, जो मुख्य बात होता है ना, जो की पॉइंट्स होते हैं तो जो की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये बेसिकली किसके विकास के लिए, तो जो पर्यटकीय सुविधा है वहाँ पर इसके विकास के लिए इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो जितने भी ऐसे भी कोई भी जो पर्यटन स्थल होता है तो वहाँ पर ये चीज़ें ध्यान दी जाती है, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर दिया गया कि इसकी कुल लागत राशि बताई गई है, चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और बताया जा रहा है कि कैफेटेरिया के बन जाने से यहाँ आने वाले पर्यटकों को ठहरने में सुविधा होगी। तो मैंने पहले ही बताया, तो आप इसको एज अ की पॉइंट मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये पर्यटकों को ठहरने में यहाँ पे सुविधा होगी। और साथ ही जो केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण योजना की लागत, तो खैर ये हमने पहले भी पढ़ा, पर्यटकीय सुविधा के लिए विकसित किया जा रहा है, ये लागत बताया गया, ठीक है। और बताया जा रहा है यहाँ पर बौद्ध प्रतीक चिन्हों में विशिष्ट महत्व रखने वाले केसरिया स्तूप के पास ही उसकी एक प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसमें मुख्य स्तूप के विलुप्त भाग संरचना में उकेरे जाएंगे। जो भाग विलुप्त हो चुका है उसके भाग को क्या किया जाएगा, उकेरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मुख्य संरचना के चारों ओर कुल 8 लघु प्रतिकृतियाँ बनाई जाएंगी, जिसमें अब देखिए क्या क्या प्रतिकृतियाँ हैं यहाँ पर, जिनमें विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, अशोक स्तंभ वैशाली, विक्रमशिला गुरुपा बौद्ध स्थल और बराबर की गुफा एवं सुजाता स्तूप शामिल है। तो इनकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इस योजना का कार्यान्वयन, चलिए इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया गया है। एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। हाँ, तो ये जो है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको कार्यान्वयन करने का काम बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया गया है। और योजना के अंतर्गत टूरिस्ट विजिटिंग सेंटर एवं कैफेटेरिया भवन का निर्माण कराया गया है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, केसरिया स्तूप के बारे में एक झलक देख ले, क्या क्या दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में केसरिया स्तूप काफ़ी चर्चे में था और विदित हो कि केसरिया स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि एक फैक्ट निकल कर आ गया यहाँ से।
केसरिया स्तूप जो है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और यह बिहार के पूर्वी चंपारण, हमने अभी पढ़ा, पूर्वी चंपारण जिले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर केसरिया में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। चलिए, दूसरा बताया जा रहा है कि स्तूप का पहला निर्माण, देखिए मैं हर बार बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा करंट पढ़े जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, तो आप इसको जाकर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, ताकि आप करंट से उसको रिलेट करके वहाँ पर पढ़ पाओ। ये एक सही तरीका होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो इस स्तूप यानी कि केसरिया स्तूप का जो पहला निर्माण हुआ है वो कब बताया जा रहा है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी को ये माना जाता है। क्योंकि देखिए जब भी हम ईसा पूर्व पढ़ रहे होते हैं, BCE के कार्यकाल को देख रहे होते हो, तो हम एक कंफर्म डेट नहीं कहते, ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग इतने समय से पूर्व, ठीक है। और मूल केसरिया स्तूप जो है वो बताया जा रहा है कि संभवतः ये कब, अशोक के समय में, लगभग 250 ईसा पूर्व का है। क्योंकि एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दूँ। ये माना जा रहा है कि संभवतः जो मूल स्तूप है वो माना जा रहा है कि अशोक के समय का है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष जो है वो वहाँ पर खोजे गए थे, तो इसलिए एक अनुमान ये भी लगाया गया है, ठीक है। और वर्तमान स्तूप जो है वो 200 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश का है, तथा संभवतः 4ठी शताब्दी के शासक राजा चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और स्तूप टीले का उद्घाटन जो है वो बुद्ध के समय में भी किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि यह कई मायनों में वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बुद्ध द्वारा दिए गए भिक्षा पात्र को रखने के लिए बनाए गए स्तूप के वर्णन से मेल खाता है। इसलिए एक अनुमान लगाया गया कि ये बुद्ध के समय में भी ये काम किया गया, इसका उद्घाटन किया गया होगा, ठीक है। और बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में केसरिया जो है, जो इस स्तूप की हम बात कर रहे, केसरिया मौर्य एवं लिच्छवियों के शासन के अधीन था, ठीक है। तो ये जो केसरिया जगह है जो पूर्वी चंपारण में है, ये किसके अधीन था, मौर्य और लिच्छवियों के अधीन, ठीक है, इसी के शासन के अधीन था। नेक्स्ट देखिए, बिहार दिवस 2024 सभी लोग जानते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि आप BPSC देने जा रहे हैं और नहीं भी दे रहे तो आप बिहार से हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बिहार डे या जिसको बिहार दिवस हम कहते हैं वो कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ये मनाया जाता है। और इस दिन मतलब एक तरह से कहते हैं कि छुट्टी होती है, सार्वजनिक अवकाश होती है, सारे जितने भी आपके केंद्र और राज्य के तहत जो भी बैंक्स है, स्कूल्स, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं वो सब कुछ क्या होते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। देखिए, बिहार दिवस 2024 राज्य के स्थापना के 111 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तो इस 2024 में ये 111 वर्ष ये क्या हो गया, पूरा हो चुका है अभी इस मार्च में, ठीक है, जिससे बिहार के लोगों के लिए अपने इतिहास पर विचार करना और अपनी पहचान का जश्न मनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। और बहुत सही बात है, जो बिहार का इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला रहा है, काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो सच में हम सभी को ये गर्व होता है कि जब बिहार के इतिहास का यहाँ पर जिक्र आता है, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा शुभ दिन है हम सब के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि बताया जा रहा है कि बिहार दिवस जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य के विकास का प्रतीक है। तो सबको आपने हिस्ट्री पढ़ा है, सबको पता ही है कि देखिए इस राज्य का गठन, मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ा होगा कि इस राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो बिहार है वो किससे टूटकर बना था, तो वो बंगाल से टूटकर, और क्या बना था, उड़ीसा भी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेकिन उड़ीसा का अलग ये टाइम है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत के अलावा यह अच्छा देखिए बिहार दिवस यहाँ पर तो बनता ही है भारत में, लेकिन इसके अलावा भी देखिए कहाँ कहाँ ये मनाया जाता है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जो UAE हम कहते हैं, फिर जर्मनी, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद व टोबैगो और मॉरिशस सहित देशों में मनाया जाता है। तो देखिए ये बिहारियों के लिए कितना गौरवशाली मतलब ये कितनी गौरवशाली बात है कि ये बिहार दिवस इन जगह पर भी मनाया जाता है। तो कहते हैं ना, एक बिहारी
सब पर भारी। तो खैर चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है पुनौरा धाम। तो पुनौरा धाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई है, ध्यान रखेंगे। पुनौरा धाम आप ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात कि ये माता सीता के जन्म स्थल से ये जुड़ा हुआ है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है इसमें। बताया जा रहा 15 नवंबर 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, हमने इनका नाम कई दफ़ा पढ़ लिया तो आपको याद भी हो गया होगा कि जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि माता सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला के, तो याद रखिएगा पुनौरा धाम कहाँ, सीतामढ़ी जिला, आप सबने नाम सुना होगा, कि पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। चूँकि ये माता सीता से जुड़ा हुआ है, उनके जन्मस्थल से जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसके विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जो पुनौरा धाम विकास योजना पर इतने रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका कार्यान्वयन मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने का काम बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जाएगा। ये नाम आपने अभी एक जगह और पढ़ा। ठीक है, और बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पुनौरा धाम को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल लेवल तक चाह रहे हैं कि इसका नाम हो। ठीक है, मतलब एज अ पर्यटन स्थल यहाँ पर लोग इसको मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर इसका नाम हो। ठीक है, और यहाँ सभी तरह की ज़रूरी सुविधाओं का विकास होगा। इसके बाद यह जन्मस्थली धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। पूरे देश दुनिया से भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, माता सीता से रिलेटेड, उनके जन्मस्थली से रिलेटेड इसको विकसित करने की बात की जा रही है। और कौन इसको क्रियान्वित करेगा, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सोनपुर मेला, काफ़ी प्रसिद्ध मेला। ठीक है, तो देखिए 25 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 मतलब एक महीना तक ये चलने वाला ये सोनपुर मेला के बीच विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, खैर इस मेले की चर्चा सभी जानते हैं इस मेले के बारे में, और इसके मुख्य बिंदु को देख लें। सोनपुर मेला जो है वो एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पहले भी बोला काफ़ी फेमस है ये सोनपुर मेला, जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। सारण और वैशाली जिले के सीमा पर स्थित सोनपुर में दो नदियाँ गंगा और गंडक के संगम पर ये आयोजित होता है। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय है ये मेला। ठीक है, और यह महीने भर चलने वाला, ठीक है, जैसा आपने देखा 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक, तो महीने भर चलने वाला आयोजन नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो कब शुरू होता है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा में इसका शुभ अवसर ये शुरू होता है। ठीक है, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर साल का कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, आप सब जानते होंगे, आप अपने माता पिता से पूछेंगे, उनको पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया जाता है और उस स्नान के बाद से ही इस मेले की शुरुआत होती है, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला, याद रखेंगे हरिहर, तो हरि मतलब जो विष्णु, एक विष्णु जी का नाम, और हर मतलब यहाँ पर महादेव। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से ये जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग, जो उस जगह के स्थानीय लोग हैं, वो इसे छत्तर मेला कहते हैं। तो आपको ये दो नाम याद रखना है, हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला। एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो आपको। हाँ, तो याद रखेंगे, एक हरिहर क्षेत्र मेला और दूसरा छत्तर मेला इसको कहते हैं। ठीक है, और जो हिंदू भक्त है वो गंगा और गंडक नदी, हमने पहले भी पढ़ा, गंगा और गंडक नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए क्षेत्र में आते हैं और हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, मतलब विष्णु और शिव के मंदिर में। ठीक है, मतलब ये एक साथ ये यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बिंदु आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इसी समय से लोग नहाने आते हैं, स्नान करने आते हैं और उसके बाद से पूजा अर्चना शुरू करते हैं। और बताया जाता है कि ये जो सोनपुर मेला है ये बेसिकली फेमस किस लिए है, पशु मेला के नाम से विख्यात है। लेकिन इस मेले की खासियत यह भी है कि बताया जाता है कि इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी क्या होती है, की जाती है। ठीक है, तो ये इस मेले की एक खासियत है। ठीक है, और देखिए हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट हमने पढ़ा अभी, और बताया गया कि इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि
मध्य एशिया से पशुओं की खरीदारी करने कारोबारी आया करते थे। और यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। देखते हैं पहले जंग युद्ध वगैरह में लोग हाथी इस्तेमाल करते थे। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और मौर्य सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदी यहाँ पर खरीद की थी। तो ये मतलब बताया जा रहा है, इसका ऐतिहासिक महत्व बताया जा रहा है, तो आपको ये नहीं रटना है, ठीक है। एक इसका इतिहास बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा होता था, पशुओं की खरीदारी होती थी और युद्ध के लिए यहाँ पर लोग हाथी भी लेकर जाते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके साथ सिख धर्म के गुरु नानक देव के यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है, ठीक है। और भगवान बुद्ध भी यहाँ अपनी कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे, तो इन लोगों का जिक्र गुरु नानक देव, भगवान बुद्ध, तो इन सब के बारे में ये जिक्र मिलता है कि ये लोग भी यहाँ पर आए थे, ठीक है। और बताया जाता है कि सोनपुर की धरती पर, देखिए अभी हमने हरिहर नाम वहाँ पर पढ़ा था, हरिहर नाथ मंदिर जो है दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हरि मतलब विष्णु, मैंने अभी बताया, और हर मतलब शिव की एकीकृत मूर्ति है। मतलब एक ही मूर्ति में हरि यानी कि विष्णु को और हर मतलब शिव को दिखाया गया है। तो ये मतलब पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है हरिहर नाथ मंदिर। कहाँ पर? सोनपुर में, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कभी ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी। खैर यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे, ये आपके मतलब माइथोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही संगम किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति में शुंग काल का स्तंभ है। तो ये थोड़ा इसका ऐतिहासिक पार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रंग जलसा। रंग जलसा क्या है? 19 से 21 सितंबर 2023 के बीच निर्माण कला मंच की ओर से पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 3 दिवसीय रंग जलसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक कार्यक्रम हुआ कहाँ पे? पटना के प्रेमचंद रंगशाला में, ठीक है। और जो बेसिक पटना के होंगे वहाँ के रहने वाले, उनको इसके बारे में पता होगा, इस रंगशाला के बारे में, अगर वो कला से जुड़े हैं तो। और इस कार्यक्रम में उषा किरण खान को रंग शांति स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए ये सम्मान दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस कार्यक्रम में उषा किरण खान को सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? तो रंग शांति स्मृति सम्मान से, ठीक है। रंगशाला में उषा किरण खान द्वारा लिखित और संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित नाटक कहाँ गए मोरे उगना की प्रस्तुति की गई। तो देखिए जो बिहार से है और ख़ास करके अगर मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो उगना के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि उगना किसे कहा जाता है। तो महादेव यानी कि शिव को उगना कहा जाता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि भगवान शिव जो है वो विद्यापति, जो बहुत बड़े कवि हैं मिथिलांचल क्षेत्र के, उनके यहाँ एक नौकर की तरह एक बालक बनकर वो उनकी सेवा करते थे, ठीक है। तो ये कहानियाँ मिलती है, काफ़ी प्रमुख कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है ये। तो उसी कहानी का यहाँ पर इसे निर्देशित किया गया संजय उपाध्याय द्वारा और लिखा गया था उषा किरण खान को। तो उन्होंने ये नाटक लिखा है कहाँ गए मोरे उगना। चलिए ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो विद्यापति जी है, महाकवि विद्यापति जी, तो वो जो उगना यानी कि शिव जी उनके साथ बालक रूप में उनकी सेवा करते थे। और फिर आगे की बहुत लंबी कहानी है, उसके बाद वो वहाँ से विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उन्हीं के शोक में फिर विद्यापति पूरे भटकते रहते हैं कि मेरा उगना, मेरे शिव जो है वो कहाँ चले गए। तो इसी पर ये आधारित है, ठीक है। तथा HMT के बैनर तले भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित नुक्कड़ नाटक अंधेर नगरी, देखिए ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, आपने पढ़ा या देखा भी होगा, इसका भी प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा संगीत प्रधान नाटक का केंद्र कवि विद्यापति थे। देखिए जो इसका केंद्र था उस केंद्र में कौन थे? कवि विद्यापति, जिसमें 600 साल पहले के विद्यापति और उनके समाज को आज के बाबा नागार्जुन, राजकमल और रेणु के साथ जोड़कर ले चलने का नाटकीय प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर में शामिल। तो कौन सा फिल्म? चंपारण मटन। तो भाई बिहार के हैं तो चंपारण मटन के बारे में सभी जानते होंगे, बिहार के नहीं है तो भी जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार के कहा मुजफ्फरपुर ज़िले की बेटी फलक अभिनीत की फिल्म तो
चंपारण मटन, तो आप ये याद रखेंगे। और किसकी फिल्म है, तो फलक, ठीक है, तो फलक अभिनीत की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर में शामिल हुई है। और बताया जा रहा है कि ऑस्कर के स्टूडेंट अकादमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में इस फिल्म का चयन हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट अकादमी अवार्ड प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में फिल्म बनाना पढ़ रहे छात्र और छात्राओं को दिया जाता है, और यह ऑस्कर की ही शाखा होती है, ठीक है। और ये 1972 की बात की जा रही है। इसी समय से यह अवार्ड अच्छी फिल्मों को दिया जा रहा है। स्टूडेंट अकादमी अवार्ड 4 कैटेगरी में यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और चंपारण मटन जो है वो नैरेटिव समेत 3 अन्य श्रेणियों में भी क्या है, शामिल है, ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ये आपका चंपारण मटन ऑस्कर से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है वो है पर्यटन। तो पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन में सिर्फ एक ही टॉपिक दिया गया है, तो देखिए वो भी ऐसा जो आप जानते हैं। पुनौरा धाम, अभी हमने कला वाले पार्ट में पढ़ा, पुनौरा धाम परिसर के विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास, ठीक है। तो पुनौरा धाम मैंने अभी बताया किससे रिलेटेड है, माता सीता के जन्म स्थल से रिलेटेड है, तो उसी के विकास के कार्य के लिए यहाँ पर क्या किया गया, शिलान्यास किया गया, तो इसको यहाँ पर पर्यटन में डाल दिया गया। तो देखिए 13 दिसंबर 2023 को अभी हमने पढ़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप समझ जाएंगे, बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर मां जानकी जन्मभूमि परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। और बताया जा रहा है कि पुनौरा धाम बिहार में रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, और इस परिसर में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर इतनी लागत यहाँ पर लग रही है, ठीक है, इतना व्यय होगा। और इसके विकास हेतु पुनौरा धाम मंदिर के चारों ओर एक छतदार परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बलुआ पत्थर का उपयोग, उत्कृष्ट वास्तुकला का समावेश किया जाएगा, ठीक है, बलुआ पत्थर, और ताकि उससे एक उत्कृष्ट वास्तुकला बन सके, ठीक है। और साथ ही साथ सीता वाटिका के समीप ध्यान लगाने के लिए शांति मंडप का निर्माण किया जाएगा, और देवी सीता के जीवन वृत्तांत को दर्शाने वाला 3D एनिमेशन की व्यवस्था का भी प्रावधान है, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। तो मुख्य बात यही है कि इसे इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि ये पर्यटक स्थल के रूप में काफ़ी वैश्विक स्तर तक इसका नाम हो और ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।